हेलो टू ऑल। आज का वीडियो प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मैं आपको आपके सिलेबस का परिचय दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर कट गए हैं और कौन कौन से हमें अब की साल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ने हैं। इस पूरी विषय सूची में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ चैप्टर्स के नामों के आगे, नंबर के आगे मैंने कट लगा दिया है। तो आपको याद रखना है कि वो चैप्टर हमें पढ़ने ही नहीं है, वो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, वो हमारी विषय सूची से हट गए हैं अब की साल। तो आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैं बताती हूँ। अनुभाग 1 में, जो कि प्रारंभिक समय है, विषय 1 और 2 दोनों आएंगे, ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपका है अनुभाग 2, ठीक है। इसके बाद है अनुभाग 2। तो अनुभाग 2 में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अनुभाग 2 जो कि है साम्राज्य, इसमें आपको विषय संख्या 3 या कहें पाठ 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये आपको नहीं करना है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। विषय संख्या 4 जिसका है नाम इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी, ये चैप्टर आपका आएगा। 5वां चैप्टर यायावर साम्राज्य नहीं आएगा, ठीक है। अनुभाग 3 बदलती परंपराएं, इसमें से चैप्टर नंबर विषय सूची 6 3 वर्ग, ये नहीं आएगा। इसके बाद विषय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, ये चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 8 या विषय 8 संस्कृतियों का टकराव, ये चैप्टर कट चुका है आपके सिलेबस से, इसे आप काट लें, ये नहीं आएगा। अनुभाग 4 आधुनिकीकरण की ओर, इसमें से चैप्टर नंबर 9 और 10 आएगा। विषय 9 और 10 आएगा, आपको पढ़ना है। विषय 11 आपके सिलेबस से हट गया है, आधुनिकीकरण के रास्ते, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस बताए हुए क्रम के अनुसार अभी तक हमने विषय पहला या कहें पाठ पहला कर लिया है। आज हम इस वीडियो के अंदर पाठ नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, जो कि है लेखन कला और शहरी जीवन। आप इन सब पर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी के आधार पर पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है इस साल और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा जो ये विषय 2 या कहें चैप्टर 2 है लेखन कला और शहरी जीवन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्या बताया गया है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आज इराक गणराज्य का हिस्सा है। आज इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल समृद्धता, साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी मध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के रास्तों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। देखो आपको क्या बताया है कि जो शहरी जीवन है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि आदिवासी ने किस तरीके से झुंड में रहना, समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। वो लोग बर्तन बनाने सीख गए थे, औजार बनाने सीख गए थे, खाना पीना एकत्रित करना सीख गए थे और कॉलोनियों में रहने लगे थे, यानी वो विकसित हो गए थे, उनका हाथ चलना विकसित हो गया था, सारे कार्य विकसित हो चुके थे। अब वो बता रहे हैं कि उसी प्रकार से जो आदि मानव था वो और डेवलप होता हुआ, विकसित होता हुआ अब शहरी जीवन की ओर बढ़ा, यानी उसका जीवन अब शहरी जीवों जैसा होने लगा। और ऐसी प्रकार का जीवन, या हम कहें कि मानव ने शहरों में रहना या शहरी जीवन की शुरुआत किसी क्षेत्र से की है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? मेसोपोटामिया। यहाँ आप अंडरलाइन कर लोगे, गोला बना लोगे, आप याद रखोगे कि मानव के शहरी जीवन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई है? मेसोपोटामिया। इधर देखिए मेसोपोटामिया का मीनिंग दिया है, इसे आपको समझना है। मेसोपोटामिया का नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों मोसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर के बना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। यह आप टिक कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन सकता है। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोसेस और पोटेमोस। मोसेस मतलब मध्य यानी बीच का, और पोटेमोस यानी नदियों को मिलाकर, है ना।
नदियों से मिलकर, यानी कि दो नदियाँ थी, दजला और फरात। दो नदियों के बीच का वो क्षेत्र जो कि समतल था, है ना, और जो जहाँ की भूमि उपजाऊ थी, ये क्षेत्र कहलाया मोसोपोटामिया। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसी क्षेत्र से लोगों का शहरी जीवन प्रारंभ हुआ। पर वहाँ का जैसे शहरी जीवन प्रारंभ हुआ तो साथ में ये बताया जा रहा है कि वहाँ के लोगों में लेखन प्रणाली भी विकसित हो गई थी, यानी वो लोग लेख लिखने लगे थे, साहित्यों की रचना भी करने लगे थे। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर ये जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्रारंभ हुए हैं, यानी कि जैसे जैसे लेखन कला विकसित हुई, लोगों को लिखना पढ़ना आया, साहित्यों की रचना हुई, तो क्या इसका प्रभाव उनके जीवन पर, उनके व्यापार पर, किसी चीज़ पर पड़ा, उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल से इस प्रदेश को मुख्यतः उसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अकदन कहा जाता था। इधर आप अंडरलाइन कर लेंगे कि जो मोसोपोटामिया है उसका वो भाग जो कि दक्षिणी हिस्सा है उसको क्या कहा जाता था, सुमेर कहते थे, और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबुलीन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिण क्षेत्र को बेबुलिनिया कहा जाने लगा। ये भी आप अंडरलाइन कर लो। दक्षिण क्षेत्र में मोसोपोटामिया के जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण वाले हिस्से में बहुत सारे शहरों का निर्माण होने लगा, बहुत सारी बस्तियों का, बड़ी बड़ी बस्तियों का निर्माण होने लगा, जिसमें से बेबुलीन नाम का एक शहर बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ बहुत ज़्यादा पहचाना जाने लगा, इसलिए वो पूरा दक्षिण भाग का प्रमुख शहर बेबुलिनिया कहलाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। ये अंडरलाइन करो कि मोसोपोटामिया के उत्तर वाला भाग असीरिया था, यानी मोसोपोटामिया के उत्तर वाला भाग असीरिया था और दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता था, बेबुलिनिया। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी, सुमेरियन यानी सुमेरी। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास का जब वक्त आया, तब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए और अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। ज़्यादातर पहले मोसोपोटामिया में सुमेरी भाषा बोली जाती थी, पर अब दक्षिण क्षेत्र जो कि अक्कदी के नाम से जाना जाता था, वो क्षेत्र अब वहाँ के निवासी काफ़ी सारे उत्तर क्षेत्र में आ गए मोसोपोटामिया के, तो अब वहाँ पर असीरिया की जगह सुमेरी भाषा बोली जाने लगी थी। सुमेरी की जगह अक्कदी भाषा बोली जाने लगी थी। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ। ये एक और भाषा आपको बताई है कि जब तक सिकंदर था तब तक तो अक्कदी भाषा आगे बढ़ती चली गई, और इसी के साथ में एक और नवीन भाषा का उधर प्रवेश हुआ है। वो कौन सी थी, अरामाइक प्रवेश शुरू हुआ है। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद में ज़्यादातर हम ये कहें कि नवीन भाषा जो थी अरामाइक वो बोली जाने लगी थी। यह आज भी इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, यह आप याद रखेंगे। अब आपको कुछ यहाँ पर ब्लू बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के लाइन्स हैं, कुछ बात है वो आपको अंडरलाइन भी कर लेनी है, याद ध्यान से पढ़नी भी है। मोसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 दशक में हुई। यहाँ एक या दो स्थलों पर उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं को ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यानी मोसोपोटामिया में जब से खनन कार्य हुआ, इतिहास की खोज प्रारंभ हुई, तो वो समय कौन सा था, 1840। 1840 के बाद वहाँ खनन और खुदाई के बाद में काफ़ी सारे हमें जानकारियाँ मिली है, काफ़ी सारे स्रोत मिले हैं, जैसे कि मूर्ति, आभूषण, कब्र, औजार, उसके साथ में कई सारे लिखित दस्तावेज भी मिले हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि मोसोपोटामिया का जीवन या इतिहास कैसा था। यूरोप वासियों के लिए मोसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। यह आप अंडरलाइन करोगे। यहाँ पर ये कि छोटा प्रश्न साफ साफ बन रहा है कि
यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों महत्वपूर्ण था, इसलिए था क्योंकि बाइबल का जो प्रथम भाग है ओल्ड टेस्टामेंट, उसके अंदर है ना, उसके अंदर कई सारे भागों में यूरोप के साथ संदर्भित करते हुए मेसोपोटामिया का वर्णन दिया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है। इसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बनी शहरों की भूमि है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण दिया, ओल्ड टेस्टामेंट में शिमार नाम का उल्लेख किया है और शिमार का मतलब क्या है कि सुमेर, या कहें अपन ये कहें सुमेर या फिर मेसोपोटामिया के शहरों में बनी हुई वो शहर जो कि मेसोपोटामिया में ईंटों से बना हुआ है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। यानी कि लोगों ने इसे धर्म और बाइबल के साथ जोड़ करके भी पढ़ा है। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। समझ में आया यूरोपवासी क्यों महत्व देते थे मेसोपोटामिया को? क्योंकि वो मानते थे ये हमारे पूर्वजों की भूमि है। और जब इस क्षेत्र में पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरतः सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। यानी कि जब इधर खोज की जाने लगी तो उन्हें पता चला कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी मेसोपोटामिया और हमारे पूर्वजों के बारे में वर्णन है, यानी कि ये शहर हमारी पूर्वजों से, परंपराओं से जुड़ा हुआ है। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत की खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, 19वीं सदी से जब से इसके अंदर खोज प्रारंभ हुई है 1840 से, जब से आज तक मेसोपोटामिया में नई नई खोजें की जा रही हैं। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान के अंतर्गत इसका खर्चा उठाया, और जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक पट्टिका की खोज की जानी थी, जिस पर बाइबल से उल्लेखित जलप्लावन की कहानी का अंकन था। जलप्लावन यानी फ्लड मतलब बाढ़, या आप ध्यान रखेंगे। यानी कि एक खोजें जो इसकी जारी थी उसमें से एक बार एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने पूरा खर्चा उठाते हुए एक पट्टिका यानी एक टेबल की खोज की जानी थी, जिस टेबल के ऊपर कुछ इंगित था जिसके आधार पर हमें मेसोपोटामिया में आए बाढ़ की जानकारी मिल जाती थी। 1960 के दशक में ये समझा जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरतः सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्ति करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गईं। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं को ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों को अक्षरतः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश पर इन परिवर्तनों का अधिक प्रभाव है। देखो क्या बताया है कि पहले जब 1900 अपन ने देखा कि 19वीं शताब्दी में मेसोपोटामिया में इतिहास की खोज की जाने लगी थी, तो उसके पीछे कारण क्या था? वो ये देखना चाहते थे कि बाइबल का संबंध मेसोपोटामिया से कहाँ तक है। पर ये धीरे धीरे बाइबल का संबंध तो पिछड़ता गया, पर नई नई खोजों की ओर मानव आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसे काफ़ी सारी मानवीय तत्व प्राप्त होने लगे, जिससे मानव का जो इंटरेस्ट है, जो उसका ध्यान है, मानव के ऐतिहासिक क्रियाकलापों पर पड़ा, मानव के विकास पर पड़ा, जो कि मेसोपोटामिया से प्राप्त स्रोतों से उन्हें जानकारियाँ प्रदान कर रहा था। इस तरीके से मेसोपोटामिया के अंदर जो खोजें हैं वो की जाने लगी और लगातार जारी ही रहीं। अब यहाँ पर क्या एक चीज़ बताई है, अपन ये देखेंगे। बाइबल के अनुसार ये जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जलप्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम से एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसने सभी जीव जंतुओं को एक एक जोड़ा रख लिया। जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसा ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जियोसुद्र या उदनापिष्टिम
कहा जाता है। यानी कि बाइबल में ये वर्णन किया है कि एक बार बहुत ज़्यादा जल प्लावन यानी कि बाढ़ आ गई थी, जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया। बस एक ईश्वर ने व्यक्ति भेजा जिसका नाम नोआ था, जिसने सारे जीव जंतुओं के एक एक जोड़े रख लिए। यानी इंसान के स्त्री पुरुष का एक जोड़ा, डॉगी के स्त्री पुरुष का एक जोड़ा, है ना, सांप के स्त्री पुरुष का एक जोड़ा। इस तरीके से जितने भी प्रकार के जीव है उनके जोड़ों को रख लिया, ताकि बाकी सब नष्ट हो जाए, ये बच जाए, तो इनसे और प्रजनन होके इनके बच्चों का जन्म हो और जीवन आगे बढ़ता जाए। इसी प्रकार की कहानी मेसोपोटामिया में प्रचलित है कि ऐसी ही बाढ़ आई, ऐसा ही सब कुछ हुआ। बस इतना सा अंतर है कि जहाँ बाइबल में नोआ नाम के व्यक्ति का वर्णन है, वहीं पर उस व्यक्ति का नाम बदल करके मेसोपोटामिया में जियोसुद्र या फिर उत्तानिष्टे हो गया है। यानी कि बाइबल से काफ़ी मिलती जुलती बात है ये। अब अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। क्या बताया है, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल कैसा है, यानी वो कैसी जगह है, कहाँ पर स्थित है, उसके बारे में बताया है। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, जो धीरे धीरे वृक्षांचित पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में फैलते गए हैं। यानी कि जो इराक है उसके अंदर हरियाली बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा पहाड़ पेड़ पौधों की वहाँ भरमार है। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ पर स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है, क्योंकि इराक के अंदर आपको बताया है चारों तरफ हरियाली है, वहाँ वर्षा बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से खेती बहुत समय पहले ही प्रारंभ हो गई थी। वहाँ जंगली फूल है, झरने हैं, यानी प्राकृतिक सुंदरता है। पर क्योंकि वहाँ पर हरियाली के साथ में बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पर पशुपालन खेती से ज़्यादा अच्छा कार्य माना जाता है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ, दजला क्या है, एक नदी का नाम है, सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। यानी कि ईरान के अगर हमें पहाड़ी क्षेत्रों में जाना है तो जो दजला नदी बह रही है उसमें से कुछ उसकी सहायक नदियाँ भी निकलती हैं। ये जो सहायक नदियाँ हैं इसमें व्यक्ति नाव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। इस तरीके से 2-3 स्थानों को आपस में जोड़ने का काम ये दजला की नदी और इसकी सहायक नदियाँ करती हैं। दक्षिण भाग एक रेगिस्तान है। यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। क्या बताया आपको, मेसोपोटामिया का जो दक्षिण भाग है जहाँ पे सबसे पहले शहर बनने स्टार्ट हुए, जहाँ पर सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ, वही ऐसा क्षेत्र है जो कि पूरी तरीके से रेगिस्तान है, जहाँ पर कोई हरियाली है नहीं। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब ये उपजाऊ मिट्टी यहाँ जमा हो जाती है। यानी कि ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जब दजला फरात नदियों से उपजाऊ मिट्टी बह करके इस रेगिस्तानी क्षेत्र में बिछ जाती है, तो इसकी जो रेगिस्तानी मिट्टी है वो उपजाऊ मिट्टी में बदल जाती है, या हम कहें उसके ऊपर उपजाऊ मिट्टी की परत बन जाती है, और जहाँ आसानी से खेती और सिंचाई की जा सकती है। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं। क्या बताया, फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है, और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनमें आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर और मसूर की खेती और सिंचाई की जाती थी। क्या बताया है, जब ये फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो बहुत सारी अलग अलग धाराओं में बट जाती थी। कभी कभी इन धाराओं में क्या होता था, जब ये लाइनें बन गई, ये पूरा रेगिस्तान है, इसमें नदी बह कर के आई और अलग अलग धाराओं में बट गई, ये धाराएं बन गई। कभी कभी इनके अंदर जब बाढ़ आ जाती थी तो बाढ़ आने के कारण क्या हो जाता था कि ये जो धाराएं हैं सिंचाई का काम करती थी। यानी कि इन धाराओं से जब पानी लुढ़क लुढ़क के जाएगा तो
अन्य क्षेत्रों तक इकट्ठा होता जाएगा और उधर सिंचाई का काम हो जाएगा। और इस क्षेत्र के अंदर चावल, बाजरा ये सब उगाया जाता था और जिसके अंदर इन धाराओं के द्वारा पानी आकर के सिंचाई का काम पूरा हो जाया करता था। फिर आपको बताया है रोम साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी, हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। यानी बताया पूरे रोम साम्राज्य में सबसे अच्छी जो अपन देखें खेती कहाँ होती थी, दक्षिण मेसोपोटामिया में ही होती थी, क्योंकि दजला और फरात नदियाँ उत्तर क्षेत्र में थी और उत्तर क्षेत्र से लुढ़क करके जल दक्षिणी क्षेत्र में इकट्ठा होता था और दक्षिणी क्षेत्र में जो खेती की जाती थी उसमें पर्याप्त पानी मिल जाता था, पर फिर भी जितनी की ज़रूरत है उससे थोड़ा कम ही मिल पाता था। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों की ढालों पर पाली जाती थी। स्टेपी क्या है, एक घास की प्रजाति है, घास का टाइप है। ये बताया है खेती के अलावा वहाँ के लोग और किस काम में जुटे हुए थे, भेड़ बकरियों को पालने में जुटे हुए थे, जो कि स्टेपी घास के मैदानों में या फिर पहाड़ी या मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती थी। साथ में आपको ये बताया है अब आगे, जिनमें भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन की वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों को भी कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ भी खूब फल देते थे। यानी कि वो लोग कैसे कैसे पशुपालन करते थे, वो पशुओं को भी पालते थे जिनसे मांस, दूध, ऊन आदि मिलता था, साथ में मछलियों का पालन करके उनके विक्रय का कार्य भी करते थे। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि गाँवों का विकास हो गया और गाँव विकसित होकर के शहरों में बदल गए, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि शहरों के विकास के पीछे काफ़ी सारे कारण रहे हैं। पर उस ओर जाने से पहले, यानी शहरों के निर्माण काल या उसके बारे में बात करने से पहले अभी हमें ये देखना होगा कि शहर क्यों महत्वपूर्ण है, शहर क्या रहे या उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं रही हैं, उन सब के बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे। उसके बाद इसके कारकों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अभी जो अपना अगला टॉपिक है वो कह रहा है शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण का मतलब क्या होता है, शहरों की ओर बढ़ना, शहरों का आकार बढ़ना, शहरों का विकास होना, है ना, शहरों का निर्माण होना शहरीकरण कहलाता है। अब ये बता रहे हैं कि शहरीकरण महत्वपूर्ण क्यों है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों को रहने के ही स्थान नहीं देते। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं और ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बे में इकट्ठा रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरीके की सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या बताया है, शहर और नगर इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग यानी जनसंख्या अधिक एक ही स्थान पर रहने लग जाती है और वो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। वो लोग बेचने, खरीदने का, व्यापार का, परिवहन का, बहुत तरीके के कामों को आगे बढ़ा करके अपने जीवन को यापन कर पाते हैं। साथ में आपको ये बताया, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा संपन्न वस्तुएं दी जाती है और सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जो नगर के लोग हैं वो खुद अपने लिए खाना पीना नहीं उगाते, आत्मनिर्भर नहीं है उस मामले में, वो केवल पैसा कमाते हैं और उन किसके ऊपर निर्भर हैं, वो गांवों के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि गांव वाले जो खाने पीने की चीज़ें उगा करके शहरों में पहुंचाते हैं उन्हीं को खरीद करके नगर वाले अपना जीवन चलाते हैं। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की ज़रूरत पड़ती है और वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह ये भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित है। यह वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता, साथ ही उसे ईंधन बनाने के लिए हर दम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। इधर आप अंडरलाइन करोगे क्या बताया है, एक व्यक्ति है जो कि पत्थरों पर नक्काशी का काम करता है। उसे ये नहीं पता पत्थर आता कहाँ से निकालना है, उसे कहाँ से प्राप्त होता है, उन लोगों के द्वारा प्राप्त होता है जो गाँवों में
या कस्बों में पत्थरों को निकाल करके श्रम करके इस व्यक्ति तक भेजने का काम करते हैं। यानी पहला काम क्या हुआ, नक्काशी करने से भी पूर्व पत्थर को निकालने का। दूसरा उसने बताया कि जब वो पत्थर निकाल लिया जाता है उसने उसे नक्काशी कर दी। अब वो व्यापार करना नहीं जानता तो क्या होगा, उसका उस पत्थर से बने हुए सिक्के का या कोई भी मूर्ति का या किसी भी चीज़ का व्यापार कोई और व्यक्ति करेगा। यानी कि एक ही काम को अलग अलग व्यक्तियों ने किया, अलग अलग भाग में श्रम को बांट दिया। ये कहलाता है श्रम विभाजन, जो कि शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी ज़रूरी है। शहर विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिसके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। शहर में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गाँवों से आते हैं और उन्हें संग्रहित और वितरित करने की व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बिठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन की भी आवश्यकता होती है। जाहिर है ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे आदेश का पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। यानी आपको क्या बताया है कि शहर की अर्थव्यवस्था ऐसी है जो कि गांवों पर निर्भर है। शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा भंडारण व्यवस्था का होना आवश्यक है, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें गांवों से खरीदते हैं, प्राप्त करते हैं और उन्हें भंडारित करने का काम वो लोग करते हैं। भंडारित करके उसे आगे खरीद करके अपना जीवन चलाते हैं। साथ में ये बताया है कि काफ़ी सारे औजार पत्थर को वो तराशने का भी काम करते हैं। मुद्रा काटने वाले को जैसे बताया है पत्थर नहीं तराशने की औजार की भी ज़रूरत होती है। यानी कि वो गाइड करने का काम करता है, निर्देश देता है, उसके नीचे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि उस काम को फॉलो करते हैं। यानी कि शहरी अर्थव्यवस्था के अंदर आदेश और आदेश को मानने वालों का भी वर्ग स्थापित हो गया था। साथ में बताया शहरों में जितना भी लेन देन और आर्थिक कार्य होता था वो सब लिखित रूप में हुआ करता था। वार का शीर्ष क्या है, 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश करके बनाया गया था। उसकी आंखों और बाहों में क्रमशः नीले, लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, थोड़ी और गालों को सुकमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। ये एक ऐसे कठोर पत्थर को तराश कर बनाया गया है जो काफ़ी दूरी से लाना पड़ता होगा। पत्थर लाने से लेकर इसकी मूर्ति के निर्माण में भी किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, इसकी सूची बनाई। यानी ये बताया है कि इस प्रकार से एक ही मूर्ति का वर्णन किया है जो कि आपको चित्र में दिख रही किस प्रकार की है। यानी कि इसकी सुंदरता इसलिए प्रख्यात है क्योंकि एक तो बहुत मुख्य और बहुमूल्य पत्थर से बनी है। दूसरी बात क्योंकि उस समय मशीनें नहीं थी, ये पूरी मूर्ति हाथ से ही बनी होगी। यानी कि उस समय की जो मूर्ति कला है वो कितनी ज़्यादा विकसित हो गई थी, इसलिए इस मूर्ति की प्रशंसा की जाती है। साइड में एक और चीज़ आपको बताई है, क्या है वो कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में हो गया था। यानी मेसोपोटामिया में कब नगर बसने लगे थे, 3000 ईसा पूर्व में। कांसा, तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता था। यानी कि वहाँ पर जो कांसे का निर्माण होता था वो कैसे बनता था, तांबा और रांगे नाम के धातु थे, इनसे मिलकर के कांसा बनता था। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। यानी दूर दूर से धातु मंगाकर उसके मिश्रण से कांसे का निर्माण किया जाता था। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थरों की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों में धातु औजारों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, आपको बताया ही ये सारे काम करने में धातु के औजार चाहिए होते थे। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। जितने भी ये जो औजार और हथियार थे वो कांसे के ही हुआ करते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। आपको चित्र भी कुछ बताए हैं पेज नंबर 38 पर। अभी अपन आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आएंगे कि काफ़ी सारे ऐसे अपन ये कहें कि काफ़ी सारे ऐसे औजार बने हुए थे जो कांसे के बने हुए थे। काफ़ी सारे भाले से बने हुए भी औजार थे, भाले भी थे जो कि हम देख सकते हैं जिसमें कांसे का उपयोग हुआ था। इसके अंदर आप देख सकते हैं भाले बताए हैं जिसकी ये जो कोना है ये ऐसा माना गया है कि कांसे का बना है। इसका मतलब वहाँ कांसे का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था और 2 धातुओं से मिलकर बना था। यानी कि वो दोनों ही धातु
बाहर से दूर देश से मंगाई जाती थी। ठीक है, तो अभी अपन ने आज यहाँ तक पढ़ लिया है। जितना मैंने आपको पढ़ा है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जो अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, शहरों में माल की आवाजाही, पेज नंबर 33 से इसे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आपको सारा चैप्टर पढ़ के रखना है, अच्छे से समझ लेना है। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जो भी गृह कार्य के और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे ही प्रश्न मैं आपको आपकी गृह कार्य वाले साइट पर सेंड कर दूंगी, जिन्हें आपको टाइम टू टाइम पूरा करते रहना है और समय से समय उनको याद भी करते जाना है। तो आज का वीडियो अपना यही समाप्त होता है। आगे के इन टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।